दोस्तों नमस्कार। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन 790 पर। दोस्तों आज हम लोग महेश बर्नवाल में मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे। उसी में आज हम लोग 25वें अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्तर भारत में साम्राज्यों के लिए संघर्ष, जो कि लगभग 1400 लेकर 1525 के बीच में उदय हुए थे। इन सभी साम्राज्यों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों मेरे चैनल पर ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की, जाकर उनको देख सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है उन सभी में, उनको देखिए। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आइए देखते हैं कौन कौन से साम्राज्यों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पूर्वी भारत में सबसे पहले हम लोग 3 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल, असम और उड़ीसा। आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। अपनी दूरी और जलवायु के कारण बंगाल दिल्ली के नियंत्रण से बहुधा मुक्त ही रहता था। बंगाल का संचार मुख्य रूप से जलमार्गों पर निर्भर था तथा तुर्क शासक ऐसे मार्गों से अपरिचित थे। इलियास खां नामक एक अमीर ने लखनौटी और सोनारगांव पर कब्जा कर लिया और सुल्तान शमशुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर आसीन हो गया। आगे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। उसने पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार किया, तिरहुत, चंपारण एवं पूर्व में गोरखपुर तक किया और अंत में बनारस पर भी अधिकार कर लिया। दिल्ली के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का लाभ उठाकर इलियास खां ने कामरूप राज्य पर, जो कि आधुनिक असोम में, अधिकार कर लिया। इलियास की मृत्यु के बाद उसका बेटा सिकंदर गद्दी पर बैठा। आइए आगे देखते हैं कि असम के जो अगले शासक थे उनके बारे में। इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह, जो 1389 ईस्वी से 1409 ईस्वी तक काबिल था, वह अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। उसने चीनियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए और चीनी सम्राट ने उसके दूत का हार्दिक स्वागत किया था। 1400 ईस्वी में उसने सुल्तान और उसकी पत्नी के लिए उपहारों के साथ अपना दूत सुल्तान के पास भेजा था। चटगांव चीन के साथ व्यापार का एक फलता फूलता बंदरगाह बन गया था। आइए आगे देखते हैं अब इसी में। बंगाल के सुल्तानों ने पडुआ और गौड़ को अपनी दोनों राजधानियों को शानदार इमारतों से सजाया था। बंगाल के सुल्तानों ने बंगला भाषा को भी प्रश्रय दिया और ऐसे प्रश्रय पाने वालों में श्री कृष्ण विजय का संकलनकर्ता मालाधार बसु भी था। उसे गुणराज खां की उपाधि दी गई थी। लेकिन बंगला भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल अलाउद्दीन हुसैन का शासनकाल 1493 से 1519 का था। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए, उन दिनों उत्तर बंगाल और असम आपस में झगड़ते रहने वाले 2 राज्य थे और इस राज्य के पश्चिम में कामता, जिसे उस युग के लेखक कामरूप कहते थे, और पूरब में अहोम राज्य था। असम नाम अहोम से ही व्युत्पन्न हुआ है। सुहुमुंग को अहोम शासकों में सबसे बड़ा माना जाता है और उसने अपना नाम बदलकर स्वर्ग नारायण रखा। वैष्णव सुधारक शंकरदेव उसका समकालीन था। आइए आगे जान लेते हैं इसी में। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ये वाला पॉइंट 1360 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान से लौटते हुए फिरोज तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण किया तथा उसने राजधानी पर कब्जा कर लिया। बहुत से लोगों को मार डाला और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता को भी भंग की। गजपति शासनकाल उड़ीसा के इतिहास का उत्कर्ष काल माना जाता है। आइए अब हम पश्चिमी भारत में गुजरात, मालवा और मेवाड़ राज्य के बारे में देख लेते हैं। अपनी उत्कृष्ट दस्तकारियों, फलते फूलते समुद्री बंदरगाहों और उपजाऊ धरती के कारण गुजरात दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक समृद्ध सूबों में एक था। 1407 ईस्वी में जफर खान ने दिल्ली की नाममात्र की अधीनता का त्याग कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात की गद्दी पर बैठ गया। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह का पौत्र अहमद शाह प्रथम 1411 से 1443 ईस्वी के बीच में शासन किया था। आइए आगे देख लेते हैं। वह राजधानी को पाटन से हटाकर अहमदाबाद के नए नगर में ले गया, जिसका शिलान्यास उसने 1413 में किया था। अहमदाबाद की जामा मस्जिद और 3 दरवाज़ा उसके शासनकाल में स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं।
उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल सिद्धपुर पर आक्रमण किया और वहाँ के अनेक मंदिरों को मिट्टी में मिला दिया। उसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया लगाया, जो पहले वहाँ कभी नहीं लगाया गया था। न्यायप्रिय वह इतना था कि उसने अपने दामाद की हत्या के अपराध में सरे बाजार मृत्युदंड दे दिया था। अपने दामाद को मृत्युदंड के अपराध में सरे बाजार में मृत्युदंड दे दिया था। आइए चलिए अब जान जाते हैं महमूद बेगड़ा के बारे में। यह भी बंगाल का एक प्रसिद्ध शासक था। बंगाल नहीं, गुजरात का प्रसिद्ध शासक था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा था और उसने 50 वर्षों से अधिक काल तक 1459 से लेकर 1511 ईस्वी तक गुजरात पर शासन किया था। उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता था, उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली गढ़ों को सौराष्ट्र, अब जूनागढ़ के नाम से प्रख्यात है, में गिरनार और दक्षिण गुजरात में चंपानेर को जीता था। सुल्तान ने मुस्तफ़ाबाद नामक एक नए शहर की स्थापना की और मुस्तफ़ाबाद गुजरात की दूसरी राजधानी बना। महमूद ने चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नामक एक नया शहर बसाया था। महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा था। पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति को लगाम देने के लिए उसने मिस्र के शासक के साथ मित्रता की थी। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उदयराज। उसका दरबारी कवि था जो संस्कृत कविताएं लिखता था। चलिए दोस्तों, अब अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यात्री बारबोसा के अनुसार महमूद को बचपन से ही जहर दिया जाता था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती तो वह तुरंत सूजकर मर जाती थी। ये उसके उत्साहवर्धन के लिए ऐसी बातें कही गई हैं। महमूद अपनी तीव्र क्षुधा के लिए भी विख्यात था। क्षुधा मतलब कि भूख के लिए भी विख्यात था। कहते हैं नाश्ते में वह 1 कप शहद, 1 कप मक्खन और 100 से 150 केले तक खा जाता था। वह प्रतिदिन 10 से 15 किलो भोजन चटकर जाता था तथा मांस से भरे समोसों की थालियाँ रख दी जाती थीं ताकि उसे सोने के समय में नींद खुलने पर भूख लगे तो वह शांत कर सके। आइए मेवाड़ और मालवा के बारे में पढ़ते हैं। मालवा राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित था। वह गुजरात को उत्तर भारत और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पर पड़ता था। 15वीं सदी के दौरान मालवा राज्य अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। वहाँ मालवा के शासकों ने बड़ी संख्या में इमारतें बनवाई। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की सबसे विख्यात इमारतें हैं। मालवा के आरंभिक शासक हुसंग शाह ने धार्मिक सहिष्णुता की उदार नीति अपनाई थी। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हुसंग शाह ने अपने जैनों को प्रश्रय दिया, जो इस क्षेत्र में प्रमुख व्यापारी और साहूकार थे, जो बैंकर के मतलब एक तरह से बैंकर थे। महमूद खिलजी 1436 से 1469 मालवा के शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मेवाड़ का राज्य, जिसकी राजधानी जोधपुर 1456 ईस्वी में स्थापित में थी, इस क्षेत्र का एक दूसरा महत्वपूर्ण राज्य नागौर का मुस्लिम राज्य था। मेवाड़ राज्य का इतिहास 8वीं सदी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन उसे एक प्रबल शक्ति का दर्जा दिलाने का श्रेय राणा कुंभा 1433 से 1468 को प्राप्त होता है। आइए आगे देखते हैं। अपने पूरे शासनकाल में कुंभा गुजरात और मालवा से जूझने में व्यस्त रहा। राणा ने अपने अधिकांश विजित प्रदेशों पर अपना अधिकार कायम रखा। कुंभा विद्वानों को संरक्षण देता था तथा खुद भी एक अच्छा विद्वान था। उसके राजमहल में ध्वंसावशेष व चित्तौड़ का उसका कृति स्तंभ इस बात का साक्षी है कि वह एक उत्साही निर्माता भी था। गद्दी हासिल करने के लिए कुंभा के बेटे उदा ने उसकी हत्या कर दी थी। आइए आगे देखते हैं। 1508 में कुंभा का एक पौत्र सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। कुंभा की मृत्यु और सांगा के सिंहासनारोहण के बीच के काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि मालवा सल्तनत तेजी से बिखर गई थी। आइए अब पूर्वी और उत्तरी भारत के बारे में देखेंगे और इन दोनों में हम लोग 2 प्रमुख के बारे में जानेंगे, जो कि है जौनपुर और कश्मीर। ठीक है, जौनपुर जिला जो है आपका उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। आइए जान लेते हैं। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था, जिसकी उपाधि मलिक उस-सर्क भी थी, इसलिए इसके द्वारा स्थापित राजवंश सरकी राजवंश कहलाता था। आगे देखिए, मलिक सरवर फिरोज शाह तुगलक के समय का एक प्रमुख अमीर था। आइए आगे देखते हैं। अब इसी में उसे मलिक उस-सर्क पूर्व के स्वामी के खिताब के साथ सल्तनत के पूर्वी क्षेत्र का शासक बना दिया था। सरकी सुल्तानों ने जौनपुर को, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, अपनी राजधानी बनाया
और शर्की सुल्तानों ने दिल्ली की स्थापत्य शैली की अंधाधुंध नकल नहीं की, बल्कि अपनी एक अलग शैली विकसित की। जौनपुर में कवियों और साहित्यकारों, संतों और विद्वानों का जमघट सा लगा रहता था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाने लगा और प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी जौनपुर का ही निवासी था। 1484 ईस्वी में सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर शर्की राज्य को दिल्ली सल्तनत पे मिला लिया था। आइए अब कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही कुख्यात नाम से उस समय प्रसिद्ध था। उस काल में 15वीं शताब्दी में कश्मीर शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था। मंगोल नायक दलूचा द्वारा 1320 ईस्वी में कश्मीर पर किया गया हमला हिंदू शासन के अंत का आरंभ था। यहाँ सूफी संतों की एक सुदीर्घ श्रृंखला का उदय हुआ और ये लोग क्या कहलाते थे? ऋषि कहलाते थे। सिकंदर शाह के शासनकाल 1399 से लेकर 1413 में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जाना शुरू हुआ। जैन उल आबदीन, जिसे क्या कहते हैं कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, 1420 से 1470 के बीच में शासन किया, ने सहिष्णुता और उदारता की नीति को वहाँ पे लागू किया था। आगे चलिए। मंगोल हमले के 100 साल बाद जैनुल आबदीन कश्मीर की गद्दी पर बैठा और उसे कश्मीर के मुसलमान शासकों में सबसे बड़ा माना जाता है। आगे देखिए। उसने जजिया और गोवध बंद करवा दिया तथा गोवध मतलब कि गायों की हत्या बंद करवा दिया तथा हिंदुओं की इच्छा का आदर करते हुए सती प्रथा पर लगी पाबंदी हटा दी। उसकी सरकार में हिंदू कई ऊंचे पदों पर आसीन थे और उदाहरण के लिए श्रीया भट्ट न्याय विभाग का मंत्री और दरबारी वैद्य था। सुल्तान काफ़ी पढ़ा लिखा था तथा कविता भी लिखता था। वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत, तिब्बती भाषाओं में पारंगत था। उसके आदेश पर संस्कृत की कई रचनाओं का फारसी में अनुवाद किया गया और इसमें महाभारत के मालवा कल्हड़ द्वारा लिखा गया कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी भी शामिल था। और याद रखिए कि कश्मीर में जो ये कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा निर्माण किया गया है, या पूछा जाता है कि कल्हड़ की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है। आइए देखते हैं। कश्मीर में कई शिल्पों को बढ़ावा दिया, जैसे पत्थर काटना और पत्थर पर पॉलिश करना और बोतल बनाना और स्वर्णकारी आदि। सुल्तान ने बड़ी संख्या में बांध, नहरें और पुल बनवाकर कृषि को प्रोत्साहन दिया था। जौना लंका उसकी अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग सबसे संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि थी। आगे चलिए देख लेते हैं कुछ पॉइंट और। यहाँ वुलर झील में तैयार कृत्रिम द्वीप था जिस पर उसका राजमहल और मस्जिद बनवाई गई थी। जैनुल आबदीन को कश्मीरी आज भी बड़ा शाह भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है और कल से हम लोग सल्तनत में सांस्कृतिक विकास को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।